हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग जो है सीटेट बाल विकास प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जिसमें शिक्षण के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाएं, जिससे सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग जो है वीडियो को पूरा लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एक एक प्रश्नों को करते हैं। तो इसमें 30 प्रश्न के सेट बना है। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप लोग जो है रफ ऑफ पेन लेकर के जो है देखिए कि आपका 30 में से कितना स्कोर बन रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर आप लोग का बना है। तो पहला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवधि। तो पूछ रहा है कि जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो अवस्था होती है उसे किस अवस्था को माना गया है। तो पहला है देखिए वयस्क हैं, दूसरा केवल 10 वर्ष, केवल 10 से 15 वर्ष के बीच की आयु, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा आपका किशोरावस्था। तो जो भाषा की सबसे संवेदनशील अवधि मानी गई है उसे बाल्यावस्था को माना गया है। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। देखिए प्रश्न 2 है, किस अवस्था में बच्चा अमूर्त विचारों के बारे में सोचना शुरू करता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको जो है घुमा के पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछा है किस अवस्था में बच्चा अमूर्त विचारों के बारे में सोचना शुरू करता है। एक प्रश्न होता है आपका कि किस अवस्था में बच्चा सोचना शुरू करता है। जब सोचना शुरू करता है तो आप क्या लगाएंगे उस समय, तो आप मूर्त लगा देंगे। लेकिन यहाँ बात किया है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचना शुरू करता है। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपको पूछा है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचना शुरू करता है तो इस किस अवस्था में होता है या औपचारिक अवस्था में होता है। तो जो जैसे आपका जो है औपचारिक अवस्थाओं को जो है इसमें 12 से 18 वर्ष जो है कहा गया है, जिसमें आपका जिन पियाजे ने बताया है कि अवस्थाओं को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें है आपका संवेदी गामक है अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त है, औपचारिक। तो औपचारिक जो है चौथे चरण में आपका जो है आता है। इसमें बालक जो है अमूर्त विचारों को सोचना शुरू कर देता है। प्रश्न अगर यह इस तरह से बनता है कि किस अवस्था में बच्चा सोचना मतलब विचारों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो आप क्या लगाएंगे, तो मूर्त लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे अमूर्त विचारों के बारे में कहा है, इसलिए औपचारिक अवस्था लगाएंगे। ये प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें 4 आपको दिए गए हैं विकल्प, इसमें से देखना कि कौन सा अधिगम को प्रभावित करता है। पहला है कि शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा, दूसरा है शिक्षार्थी की परिपक्वता। देखिए शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा जो है अधिगम को प्रभावित करेगा, उसकी परिपक्वता भी प्रभावित करेगा। शिक्षण रणनीतियाँ और शिक्षार्थी का शारीरिक और भावात्मक स्वास्थ्य। देखिए ये हम विकल्प जो है चारों सही लग रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, बी, सी और डी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उस वीडियो का लाभ जो है उनको भी मिल सके। और फ्रेंड आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम डेट है 21 जनवरी को रखा गया है। तो आप लोग को इस समय पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी खूब ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जिससे आपका जो है कितना स्कोर बन रहा है इसका आंकड़ा लगेगा और आपको जो है बेहतर तैयारी अभी समय है कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न 4 है, वाइगोत्स्की ने कहा कि शिक्षार्थियों को डाट में पढ़ाया जाना चाहिए। तो किस में पढ़ाया जाना चाहिए, कक्षा में, प्राकृतिक परिवेश में, समावेशी विन्यास में, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में। तो हम आपको बता दें, जो रूसी वैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक अंतःक्रिया एक शिक्षार्थी की क्षमता के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या लगाएंगे इसका, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। पूछा है कि कौन सा बाल केंद्रित, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा की बात किया है कि प्रमुख सिद्धांत है।
तो पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में एकमात्र अधिकारी होता है। देखिए आपका ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शिक्षक एकमात्र की बात कर दिया, अधिकारी होता है, गलत हो जाएगा। दूसरा है पाठ्यक्रम नियोजित और लचीला होता है, ये आपका जो है बी सही है। तीसरा है बच्चा अपने स्वयं के अध्ययन के एक सक्रिय भागीदार होता है, ये भी सही है। चौथा है ग्रेड की परीक्षण छात्र की प्रगति मूल्यांकन की प्राथमिक साधन, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, बी और सी। देखिए पहला ऑप्शन में है तो बी और सी आप लगाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभावित निर्धारित करता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है। तो इसमें जैसे आपका ऑप्शन है आवंटित समय उस कार्य से अधिक है जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए बारीकी से पढ़ना है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित कर रहा है। देखिए आवंटित समय उस कार्य से अधिक है जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। दूसरा है कार्य का स्वरूप और व्यवस्था। तीसरा है चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया है आकर्षक और प्रासंगिक नहीं है। और चौथा है आपका कार्य में सुगमता का स्तर। पूछा असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है, तो देखिए यहाँ पे चुनौती बच्चों जो करने के लिए कहा गया है आकर्षक व प्रासंगिक नहीं है, आपका जो है यह गलत हो जाएगा। देखिए प्रश्न 7 है कि एक शिक्षक द्वारा प्रभावशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। देख सकते हैं कौन सा होगा, पढ़ाने की गति धीमी नहीं करेंगे, पढ़ाने का जो एक लय है उसका समानता होनी चाहिए, उसे दंडित करेंगे, या भी आपका जो गलत हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को दंडित करने के लिए एनसीएफ 2005 प्रावधान नहीं कहता है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। देखिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन जो है बच्चों में विकास करेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा। देखिए प्रश्न 3 है, कक्षा 3 की छात्रा रिया शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियाँ सुना और पढ़ रही थी, वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है। जो कक्षा 3 की छात्रा है रिया शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियाँ सुना और पढ़ा रही थी, वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है। देखिए भाषाई बुद्धिमत्ता का, सामान्य बुद्धिमत्ता का, अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता का, तार्किक बुद्धिमत्ता का। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे बुद्धि से संबंधित कई सिद्धांत है, सिद्धांत जो है प्रख्यात मनोवैज्ञानिक द्वारा बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करने में प्रतिपादित होती है, जिसमें बहुविधि का सिद्धांत, जिसमें 7 अलग अलग प्रकार की बुद्धि होते हैं, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें क्या होगा, भाषाई बुद्धिमत्ता जो है आपका सही हो जाएगा, वह भाषाई बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्न 9 है, कक्षा 5वीं के बच्चों की कक्षा परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। कक्षा 5वीं के बच्चों का कक्षा परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, इसलिए उसे योगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का भय रहता है। आपके मतानुसार भय के द्वारा क्या होगा, बच्चे प्रेरित होते हैं ताकि दूसरों की तुलना में बेहतर कर सकें, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों में अधिगम की नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चा भावुक हो जाता है, उसके अधिगम में लिए अच्छा होता है। चौथा है बाल मन पहले जैसा ही रहता है, उसके मन पर भय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए प्रश्न को यहाँ पे बारीकी देखना है कि कक्षा 5वीं की बच्चों की कक्षा परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। देखिए जैसे कोई बालक है अगर कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा तो इसलिए उसका योगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का भय रहता है। आपके मतानुसार भय के द्वारा क्या होगा, तो बच्चे पे क्या पड़ेगा, एक नकारात्मक भाव जो है उत्पन्न होगा। तो आपका ऑप्शन यह बच्चे के अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से किसने कहा बुद्धि एक इकाई नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि मौजूद है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि बुद्धि एक इकाई नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि मौजूद है। तो ऑप्शन है जेबी गिलफोर्ड, हावर्ड गार्डनर, तीसरा है चार्ल्स स्पीरमैन, चौथा है जेपी दास। तो क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, बुद्धि की इकाई नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की है, तो यह जो आप लगाएंगे हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए
11 नंबर पे गुड़ज वैकल्य का उपचार निम्न में से किस तरीके से किया जा सकता है। तो गुड़ज वैकल्य का उपचार निम्न में से किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहला है छात्रों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना। देखिए आपका जो है यहाँ नेगेटिव सेंस का दे रहा है कि छात्रों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना, तो आप गलत लगा देंगे। शिक्षण के लिए मूर्त गणित का उपयोग करना, चार्ट पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना, अमूर्त से मूर्त दृष्टिकोण का उपयोग करना। तो गुड़ज वैकल्य में क्या करेंगे, इसमें आप जो है शिक्षण के लिए गणित का उपयोग करना, मूर्त गणित का उपयोग करना। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर पे समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में कौन सा अपेक्षित है। तो आपका देखिए पूछा कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए तो कौन सा है, ऑप्शन सही होगा। तो पहला है इसमें देखिए विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालय में अवसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने के लिए कहना, और आपका है प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालय की नियुक्ति। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन पहला है कि विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता जो है यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय में अवसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन देखिए निःशक्त बच्चे के माता पिता अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने के लिए कहना है, आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और चौथा भी आपका प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति, ये आपका जो है सही हो जाएगा। यानी ABD, तो आपका ऑप्शन कहाँ पे है, ABD ऑप्शन 3 में है, तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न 13 है छात्रों को विज्ञान पढ़ाते समय उपयुक्त प्रासंगिक और सतत ज्ञान सहित संज्ञानात्मक कार्यों के बारे में ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है कि वैचारिक ज्ञान, संज्ञानात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो छात्रों को विज्ञान पढ़ाते समय उपयुक्त प्रासंगिक और सतत ज्ञान सहित संज्ञानात्मक कार्यों के बारे में ज्ञान के अंतर्गत आपका जो है प्रसंज्ञानात्मक ज्ञान आएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए 14 है लड़कियों की शिक्षा को क्यों प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लड़कियों की शिक्षा को क्यों प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। देखिए लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है। तीसरा है पहले के समय में लड़कियों के साथ लड़कों के पक्ष में बुरी तरह भेदभाव किया गया था। और चौथा केवल लड़की ही सामाजिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व करने में सक्षम है। देखिए क्या कहा है, लड़कियों की शिक्षा क्यों प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो आप क्या लगाएंगे, इसमें है कि पहले के समय में जो लड़कियों के साथ लड़कों के पक्ष में बुरी तरह भेदभाव किया गया था, आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। इसमें जो है इसी की वजह से जो है लड़कियों की शिक्षा में जो है प्राथमिकता देने की जो है आवश्यकता है, जिससे उनका जो है महिलाओं के क्षेत्र में जो भी महिलाओं का जो है विकास हो सके। देखिए प्रश्न 15 है अभिकथन व्याकरण का शिक्षक पहले अवधारणा का उदाहरण देता है। देखिए पहले अवधारणा का उदाहरण देता है, फिर नियम बताता है। अनुसार शिक्षण की आगमनात्मक विधि सबसे उपयुक्त विधि है। तो देखिए एक आगमन विधि होता है, एक निगमन विधि होता है। तो आगमन विधि में क्या होगा, सबसे पहले आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल देंगे, सबसे पहले क्या देंगे, उदाहरण देंगे। सबसे पहले आप आगमन विधि में उदाहरण देते हैं, फिर बाद में नियम देते हैं। लेकिन निगमन विधि में सबसे पहले आप क्या देंगे, नियम देंगे, बाद में जो है उसको उदाहरण से समझाएंगे। तो यहाँ पे कहा है कि व्याकरण का शिक्षक पहले अवधारणा का उदाहरण देता है, फिर नियम बताता है। उसके अनुसार शिक्षण की आगमनात्मक विधि सबसे उपयुक्त विधि है। देखिए करण आर है, शिक्षक की आगमनात्मक विधि वह विधि है जिसमें शिक्षक पहले नियमों को बताता है। देखिए आगमन की बात किया है तो यहाँ पे देखिए नियम दे दिया है, फिर उदाहरण की व्याख्या करता है। तो आपका जो है ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा, पहला जो है सही होगा। तो देखिए क्या है, ऑप्शन तीसरे में है ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। देखिए आर वाले में जो है कारण में जो है पहले कहा आगमन विधि में पहले नियम को बताता है फिर उदाहरण देता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाएगा बाद में नियम होगा, और निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है बाद में जो है उदाहरण दिया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न 16 है रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि गा
का ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। देखिए, तो आपका है क्रमबद्धता, संरक्षण, समर्पक विचार, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, इसमें जो है सकारात्मक विचार जो है अपना वो प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। प्रश्न 17 है, वह विधि जिसके माध्यम से शिक्षक अवधारणाओं के बीच अंतर संबंधों के साथ वैचारिक समझ विकसित करता है। पूछा है कि वह विधि जिसके माध्यम से शिक्षक अवधारणाओं के बीच अंतर संबंधों के साथ वैचारिक समझ विकसित करता है। तो आपका है निर्देशात्मक विधि, समझ के साथ अधिगम, तीसरा अवधारणा मानचित्र, परियोजना विधि। तो देखिए, जब कोई जिसके माध्यम से शिक्षक अवधारणाओं के बीच अंतर संबंधों को वैचारिक समझ विकसित करता है, वो आपको बता दें क्या होगा, वह अवधारणा मानचित्र होगा। आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, जिसमें बताया गया है कि एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बच्चों की चीज़ों को बनाने और करने, सीखने, अनुभव, प्रयोग करने, पढ़ने, चर्चा करने, सुनने, सोचने, प्रतिबिंब और भाषण खुद को जो है अभिव्यक्त करने का अवसर, गतिविधि, खेलने की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है आपका जो क्या हो जाएगा, अवधारणा मानचित्र। देखिए प्रश्न 18 है, एक शिक्षक के रूप में आपको हमेशा अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि छात्रों की त्रुटियां हमेशा इंगित करती हैं कि, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीटेट का, ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि एक शिक्षक के रूप में आपको हमेशा अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि छात्रों की त्रुटियाँ हमेशा इंगित करती हैं। देखिए पहला ऑप्शन है, बच्चों को ज्ञान एक मूल्यवान स्रोत है, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। दूसरा, बच्चों अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसलिए उनकी गलतियां करना गलत है। देखिए गलतियां अगर बच्चे नहीं करेंगे तो वो सीख ही नहीं पाएंगे, इसलिए बच्चों का जो है, जैसे कुछ होता है गलतियां करना उनका जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और गलतियों से ही जो है एक बार दो बार में जो है सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए गलतियां करना गलत दिया है, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चा बताता है कि वह सीखने में सक्षम नहीं है और उसके सीखने के मार्ग में कुछ भी उत्साहवर्धक नहीं है, यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए उपयुक्त तो सभी दिया है, तो उपयुक्त सभी नहीं, इसमें जैसे बच्चा, देखिए पहला ऑप्शन सही होगा कि बच्चे ज्ञान का एक मूल्यवान स्रोत है, वो अपनी गलतियों से ही जो है सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 19 है कि बौद्धिक विकास के किस स्तर पर बच्चे अहंकेंद्रित सोच विकसित करते हैं। मतलब अकेंद्रित सोच, देखिए संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो जीन पियाजे ने अवस्थाओं को 4 भागों में डिवाइड किया, जिसमें संवेदी गामक है आपका जो है 0 से, संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, और मूर्त है 7 से आपका जो है 11 वर्ष, और 11 वर्ष से एवं जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। तो आप बौद्धिक विकास में किस स्तर में बच्चे अकेंद्रित, मतलब अकेंद्रित विकसित होते हैं। तो आपको हम बता दें कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसमें चार अवस्थाओं को डिवाइड किया गया था, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं अकेंद्रित सोच को जो है विकसित करते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 20 है, दूसरे के अनुभव किए हुए संवेग को अनुभव करने की योग्यता क्या कहलाती है। देखिए परानुभूति, सहानुभूति, समसंवेग, सम अनुभूति। तो दूसरों के अनुभव के किए हुए संवेग को अनुभव करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो उसको क्या लगाएंगे, परानुभूति होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए सीटेट से रिलेटिव जैसे आपका है साइंस हुआ, मैथ हुआ, बाल विकास है, हिंदी है, आपका जो भी वीडियो है मतलब कंटेंट है, आपको जो है डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग जो है वीडियो को देख सकते हैं और उसका भी लाभ उठा भी सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 21 है, विशेष स्थिति में उपयोग किए गए व्यवहार को संगठित प्रतिरूप के लिए पियाजे का शब्द है। तो पियाजे का जो शब्द है वो स्कीमा को जो है ज़्यादा वो मतलब प्रेफर करते हैं, तो स्कीमा हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न 22 है, कुशल अधिगम के लिए अधिगम कार्य होना चाहिए। कुशल अधिगम के लिए जो है अधिगम कार्य कैसा होना चाहिए, पुरस्कृत होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए, शिक्षार्थी के परिपक्वता स्तर के लिए समायोजित होना चाहिए, कि शिक्षार्थियों के परिपक्वता स्तर से कम होना चाहिए। तो देखिए कैसा होना चाहिए, यह शिक्षार्थियों की परिपक्वता स्तर के लिए समायोजित होना चाहिए, जिससे बच्चे जो है उसको अच्छे तरीके से सीख सकें।
देखिए प्रश्न 23 है, संज्ञानात्मक रचनावादी दृष्टिकोण का संस्थापक पिता कौन है? तो संज्ञानात्मक रचनावादी दृष्टिकोण के संस्थापक पिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे या संज्ञानात्मक रचनावादी। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर यदि आप लोग सिद्धांत का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग सिद्धांत 120 सिद्धांत दिए गए हैं, तो कौन से सिद्धांतकारी कौन सा सिद्धांत दिए हैं तो उसमें हम आपको बताए हैं, तो आप लोग देख करके उसको याद कर सकते हैं। प्रश्न 24 है, एक बच्चे में शीर्षाभिमुख परिवर्तन किससे संबंधित है? शीर्षाभिमुख तो वंशागति, परिपक्वता, वृद्धि, विकास। तो देखिए जो शीर्षाभिमुख परिवर्तन किससे संबंधित है, तो हम आपको बता दें कि एक वृद्धि है, विकास। वृद्धि जो होती है कुछ समय बाद जाने के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है निरंतर चलती है, इसीलिए विकास को निरंतरता का सिद्धांत भी कहा गया है। इसमें शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष जो है, इसमें आपका जो ऑप्शन चौथा हो जाएगा, विकास हो जाएगा। देखिए प्रश्न 25 है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बच्चे के नैतिक विकास को इस प्रकार दर्शाता है कि, देखिए प्रश्न को बारीकी से पढ़िए। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बच्चों के नैतिक विकास को इस प्रकार दर्शाता है कि, ऑप्शन पहला है तेजी से कम आंतर केंद्रित होने और दूसरे की ज़रूरतों के प्रति अधिक चिंतित होने की प्रक्रिया। आपका दूसरा ऑप्शन है समाज और सरकार के स्थापित नियमों की पालन करने के लिए सीखने की प्रक्रिया। तीसरा है एक बच्चे को मिली नैतिक शिक्षा की मात्रा का परिणाम। चौथा है तेजी से उच्च संज्ञानात्मक विकास का परिणाम। तो देखिए कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत कहता है, वो हम आपको बता दें कि कोहलबर्ग पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग जो है एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्ताव दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, जिसे सांस्कृतिक रूप से 6 सार्वभौमिक चरणों में वर्गीकृत किया है। तो यह जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का एक संज्ञानात्मक सिद्धांत अपनाते हैं और बताते हैं कि नैतिक निर्णय के सिद्धांत धीरे धीरे बच्चे में बड़े होने के विकसित होते हैं। यह विकास जो है पर्यावरण और सामाजिक परिस्थितियों के अत्यधिक निर्भर होता है। तो क्या है आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, समाज और सरकार में स्थापित नियमों का पालन करने के लिए सीखने की एक प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 26 है, दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए अर्थपूर्ण अधिगम सुविधा प्रदान करता है? पूछा कौन सा अधिगम बच्चों के लिए सुविधा प्रदान करता है? आपका है पुनरावृत्ति। पहला देखिए पुनरावृत्ति केवल विषय वस्तु पर स्मरण पर आधारित है। देखिए यहाँ पे केवल शब्द दे दिया है, तो केवल विषय वस्तु पर तो नहीं हो सकता है, यह आपका ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न तैयार करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। विषय पर चर्चा और वाद विवाद करना, ये भी सही है। विषय की प्रस्तुति करना, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? BCD यानी दूसरा आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 27 है, दृश्य की कमी वाले 5वीं कक्षा के छात्र के साथ क्या करना चाहिए? दृश्य की कमी वाले 5वीं कक्षा के छात्र के साथ क्या करना चाहिए? जैसे आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जो देखने में उसको समस्या हो रही है, तो आप उसको किस विधि से पढ़ाएंगे कि वो अच्छे तरीके से सीख सके? तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और ऑडियो CD के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये आपका जो ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा देखिए कक्षा में विशेष व्यवहार दिया जाना चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसी को विशेष व्यवहार दिया जाना चाहिए। निचले स्तर में काम करने के लिए बहाना बनाना, यह भी आपका गलत है। अभिभावक और दोस्तों द्वारा उसकी दिनचर्या का काम में मदद करना, ये भी आपका जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट आपका जो है कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और ऑडियो CD के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए एक दृष्टिबाधित जो है बालक के लिए। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 28 है, निम्न में कौन सी वर्तमान समय में अधिगम की सबसे प्रभावी विधि है? तो कौन सा है? स्वाध्ययन, मिश्रित अधिगम, प्रत्यक्ष अधिगम, ई-लर्निंग। तो निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान समय में अधिगम की सबसे प्रभावी विधि किसे मानी गई है? तो उसे मिश्रित अधिगम को मानी गई। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 29 है, इसमें आपका कथन और तर्क भी दिया है कि शिक्षार्थी द्वारा विषय वस्तु को परीक्षा के लिए रटना और कुछ समय बाद भूल जाना है अभ्यर्थी के समग्र व्यवहार स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं लाता है और इसलिए इस प्रकार के अधिगम को वास्तविक अधिगम नहीं कहा जा सकता। तो देखिए एक बार दो बार हम लोग पढ़ते हैं
कि शिक्षार्थी द्वारा विषय वस्तु की परीक्षा के लिए रटना, कुछ समय बाद उसे भूल जाना शिक्षार्थी की समग्र व्यवहार स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। इसलिए इस प्रकार का अध्ययन वास्तविक अध्ययन नहीं कहा जा सकता है। यह आपका जो है सही है, ये आपका जो ऑप्शन सही है। दूसरा है कि अध्ययन के आमतौर पर कुछ हद तक अस्थायित्व शामिल होता है। व्यवहार में अस्थायित्व परिवर्तन लाने वाली अस्थायी नहीं है होने वाली गतिविधियों सीखने के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसलिए क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की जो है सही व्याख्या करता है, तो आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में कौन सा मूल्य एक समावेशी कक्षा से जुड़ा है। पूछा है कि समावेशी कक्षा से, समावेशन मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठाना, सभी को एक प्रकार से सहयोग करना। मतलब समावेशन का मतलब यही होता है कि प्रतियोगिता, ईर्ष्या, सहानुभूति, सहयोग। यहाँ पे आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा कि एक समावेशी कक्षा का जो होता है सभी विद्यार्थियों, सहपाठी, अन्य शिक्षकों की मदद के प्रयास से करते हैं। विद्यालय में समावेशी प्रथाओं को जो है बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि उच्च गुणवत्ता वाली अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों, सहायक कर्मी, भौतिक संसाधनों आवश्यकता होती है। व्यक्ति यह भी तरह से जानता है कि स्कूल के द्वारा सहयोग भागीदारी समावेशी शिक्षा का एक केंद्र है। तो फ्रेंड्स बस आपका यहीं तक था। बस इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आप लोग जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 30 में से आपका कितना स्कोर बना। धन्यवाद।